देखिए चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब ही है, पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने कल डिस्कस भी किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus by plus c equals to 0. This one is the standard form of linear equation in two variable where a, b, c, small a, b, c are constants and x, y are variables. Okay. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें डिग्री 1 हो, यानी कि जो भी उसमें वेरिएबल अवेलेबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर चाहे x जहां पर है या y जहां पर भी है, पावर हमेशा 1 के साथ ही है। 1 से ज्यादा वाली पावर का फॉर्म यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग को करना क्या रहेगा? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस जैसे होते हैं तो कैसे उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ था कि 2 पर्सन की टोटल इनकम, मंथली इनकम है 50,000 रुपए। हमें नहीं पता कि पहला पर्सन कितना रुपए कमाता है, दूसरा पर्सन कितना रुपए कमाता है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अननोन टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स और वाई। हमने मान लिया कि पहले पर्सन की इनकम एक्स रुपीस है, दूसरे पर्सन की इनकम वाई रुपीस है, तो उसी समय हमारा ये इक्वेशन बन जाता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000। तो ये हो गया डे टू डे लाइफ में इसका यूज। फिर दूसरा इसका यूज क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। सोल्यूशन क्या होती है, इसके सोल्यूशन भी हमें पढ़ने को मिलेंगे आगे चलकर। और साथ ही साथ आपको देखिए, अगर बोला जाए कि गिवन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर बोला जाए कि इसको कंपेयर करिए या ए बी सी की वैल्यू, ऐसे भी क्वेश्चन है आप में आगे चलकर लिखा रहेगा। जैसे सपोज करो 2x+3y 4, 2x+3y = 4। अब बोला जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी, ये जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी होता है तो आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x+3y। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही है कि आर एच एस मस्ट बी 0, सभी को एल एच एस में कर दो। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax+by+c=0। जब आप बच्चों कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू आएगी -4। ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, जहां पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर ए बी सी यानी कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू बता सकते हो या नहीं? बोलो। ओके। दूसरा बच्चों इसका यूज है सोल्यूशन। ओके ओके ठीक है। दूसरा बच्चों इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर सोल्यूशन में। क्या, किस चीज में? सोल्यूशन फाइंड आउट करने। आपको मैंने बताया हुआ था सोल्यूशन जीरोस बोले, रूट्स बोले, तो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा हुआ है x+2 = 0। सोल्यूशन का मतलब वही होता है जो आपने जीरोस में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में, कि अगर x मतलब सोल्यूशन का मतलब होता है कि गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बट यहाँ पर देखिए जो मैंने ये लिखा, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये बच्चों 2 वेरिएबल का है? इसमें सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है, जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा, -2 पॉलिनोमियल में। लेकिन अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा? जो बच्चों आप लोग सोल्यूशन पढ़ोगे वो x, y यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप सोल्यूशन पढ़ोगे। कैसे? सपोज करो लिख दिया जाए x+y = 0। अब पूछा जाए इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो इसके जब सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, यानी आपको x और y दोनों की वैल्यू ढूंढनी है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ढूंढनी है। ये कौन है? कौन है माइक अनम्यूट है जिसका? प्रशांत। ओके। तो देखिए x+y = 0 है, जहां पर हमें करना क्या है, इसका बोला जाएगा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो सोल्यूशन का मतलब है वही
यानी यहाँ पर दो अननोन हैं, तो दोनों अननोन की ऐसी, जैसे हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें ढूंढना है। ऐसी वैल्यू आप ढूंढिए कि एक्स और वाई की जगह पर वो वैल्यू रखें तो रिजल्ट हमें जीरो मिले। जैसे अगर बच्चों मैं यहाँ पर लेकर दूं -1, 1, यानी एक्स की वैल्यू -1 ले लें, वाई की वैल्यू 1 ले लें और दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो बच्चों जीरो आ जाएगा कि नहीं? इसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, -2, -2, -3, -3, तो इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन एग्जांपल हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर x और y की हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको यहाँ पर अगर हम रखें, जिसको हम यहाँ पर अगर रखें तो हमको रिजल्ट जीरो मिले। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने सोल्यूशन होते हैं, तो जैसे आप बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि नहीं, जहां पर रखने पर आपको जीरो मिल जाए। थ्री, जैसे आपने कहा सर 3 - 3 ले लें, कोई कहे सर 10 - 10 ले लें, 4 - 4 ले लें, रिजल्ट तो जीरो ही आएगा ना। तो किसी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन के, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन का बच्चों कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन पता है तो उस एक इक्वेशन के लिए कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। मतलब एक्स और वाई की हमको ऐसी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी जिनको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा रिजल्ट जीरो आए। ठीक है। अच्छा, अब मैं चीजों को और सिंपल कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं, अब आपके माइंड में हो सकता है कि सर क्या है, हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ऐसे माइंड से सोचना पड़ेगा कि एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, वाई की क्या वैल्यू रखी जाए। यहाँ पे तो आपने जो एग्जांपल दिया वो बहुत आसान है। चलिए एक्स प्लस वाई है, चलिए माइंड में है कि एक प्लस में ले लो, एक माइनस में ले लो, नंबर सेम रखो तो हमेशा जीरो ही आएगा। अगर एक नंबर प्लस में ले लो, एक नंबर माइनस में ले लो, नंबर सेम रखो, जैसे 2 - 2, यहाँ पे जितने भी आप सोल्यूशन दे रहे हो सभी में नंबर सेम है और साइन अपोजिट है, तो हमेशा जीरो आएगा। लेकिन क्या सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? क्या ऐसे सोचना पड़ेगा या कुछ तरीका है? तो बिल्कुल तरीका है। कैसे निकालेंगे? ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे हमें चाहिए मान लो x प्लस वाई प्लस टू जीरो, यहाँ पर इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए। तो करो क्या, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे y को चाहे x को, एक तरफ रोक लो एलएचएस में, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उस इक्वेशन में सबको भेज दो आरएचएस में। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर जीरो है, तो यहाँ से हम y प्लस टू माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? जब y इक्वल टू यहाँ माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं ऐसे, जिसका रखना रहता है, और x पहले वाले ब्लॉक पे x, दूसरे वाले ब्लॉक पे y। अब आपको करना क्या है, देखिए, एक वेरिएबल की वैल्यू आप फ्री हो कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो, 0, 1, 3, जितना भी कोई भी नंबर ले सकते हो। तो जैसे x की जो जो वैल्यू आप लेना चाहते हो, जैसे मैंने x की वैल्यू 1, 2, 3, एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया। तो बच्चों जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा और 1 यहाँ पर रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। -1 आ जाएगी कि नहीं? एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आप 3 रखोगे तो वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो देखिए ये जो तीन पॉइंट्स आपको मिले हैं, 1, -1, 2, -3, 3, ये सब क्या है, इसके सोल्यूशन है। यहाँ पर करते क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने से लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे ही एक नंबर आप अपने से चूज करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो दूसरी वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी कि नहीं? जैसे हमने x की जगह पे 1, 2, 3 रखा तो y की वैल्यू अपने आप मिल गई। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई बताता नहीं बच्चों इसको, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम अपने से फ्रीली चूज करते हैं, ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल की वैल्यू
हमको किसी वैल्यू को रखने पर मिल, जैसे यहाँ पर y की जितनी भी वैल्यू अभी हमें मिली हुई है, y की जितनी भी वैल्यू हमें मिली हुई है, सभी वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है कि नहीं? तो ऐसे वेरिएबल को, यदि ये जो यहाँ पर ये वाला वेरिएबल है, तो ऐसे वेरिएबल को बच्चों बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। नाम से क्लियर है। जैसे मैंने कहा एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये आपके लिए इंडिपेंडेंट हो गया ना, आप कुछ भी, आजादी है, आपको कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू हमें x की वैल्यू रखने पर मिल रही है। तो इस तरीके से, जैसे एक और एग्जांपल आप लोग देख लो, ये तो चलो बहुत सिंपल हो गया, तो आप लोग कह सकते हो कि अपना तो बड़ा सिंपल वाला बता रहे हैं। हाँ बोलो। इंग्लिश में अगर देखो, हाँ, the numeral value which we can take ourselves are called independent variable. क्या? The numeral value of such variable, the numeral value of such variable whose value we can take on ourselves are called independent variable. Whereas the numeral value which is depend on the other variable, then that values are called, या that variable are called dependent variable. और मैथमेटिक्स में बच्चों डेफिनेशन पे बहुत मतलब ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर भी लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मान लो मैं एक और एग्जांपल लिया, इससे थोड़ा सा टफ ले रहा हूँ। 2x + 3y इक्वल्स टू 4। मैंने ये इक्वेशन लिखा, क्या? 2x + 3y = 4, और बोला जाएगा इसके जीरोस बताइए, इसके जीरोस निकालना है। यार क्यों इतना आवाज आ रही है, मतलब पता नहीं कैसे आप लोग क्लास करते हो कि, ये कौन है? आवाज म्यूट करो। अनुज, क्यों वॉइस क्यों अपना अनम्यूट किए हुए हो? देखिए बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 4, हमें यहाँ पे मान लो वैल्यू चाहिए, यानी सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सोल्यूशन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया अभी, कि उसके लिए करते क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल को आप एलएचएस में रोक लीजिए। मैंने क्या किया, इस 3y को यहाँ पर रखा और 2x को आरएचएस में भेज दिया, तो ये हो जाएगा 4 - 2x। या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं y = 4 - 2x होल अपॉन 3। अब ये रिलेशन y और x के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें जैसे सोल्यूशन ढूंढना है, तो फिर वही टेबल बनाएंगे। देखो सोल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है आपका सोल्यूशन आपके दोस्त के सोल्यूशन से अलग हो, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पे y। अब बच्चों आपको करना क्या है, x की वैल्यू अपने से चूज करनी है। जैसे ही आप x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। हाँ ध्यान ये रखो, यहाँ पे कोशिश ये करना चाहिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ग्राफिकल वे में इसको जब प्लॉट करना होगा तो दिक्कत आती है। इसलिए हम बच्चों को यही बताते हैं कि x की वैल्यू रखने में फ्रीडम आपको टोटली है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि x की हम ऐसी वैल्यू अपने से लें कि x की वैल्यू यहाँ पर जब रखें तो ये जो ओवरऑल कैलकुलेशन यानी जो y की वैल्यू है, वो डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फिर उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना उतना ही दिक्कत होगा। जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा, सर -1.25 को कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करें। तो अगर आप मनचाहा x ले लोगे, तो आपको फिर वो y की जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में आएगी, और बाद में अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो गया उस पॉइंट्स को, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए जैसे हम अगर वन ले, अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू 1 लेता, तो ये हो जाता 4 - 2/3, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है 2/3। अब 2/3 का मतलब होता है 0.67। अब 0.67 ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसा हो जाता है। और जब हमें फ्रीडम ही है, तो क्यों ना हम ऐसी वैल्यू को सिलेक्ट करें जिसको ग्राफ में प्लॉट करना आसान हो। तो मैं x की वैल्यू देखो ले रहा हूँ 2। अब x की वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? देखिए यहाँ पर जब आप 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 4 - 4 होता है 0, और 0/3, तो 0 में कोई भी नंबर हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। यानी जब हमने x की वैल्यू 2 लिया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0।
अगर अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट भी करना होगा तो बच्चों 2,0 हम आसानी से प्लॉट ग्राफ में कर सकते हैं। चलिए और भी वैल्यू, क्योंकि देखिए सोल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन फिर मैंने बोला देखो लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिल जाएगा, लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। लेकिन सोल्यूशन टेबल, इसको सोल्यूशन टेबल भी बोलते हैं, और सोल्यूशन टेबल में आप कोशिश किया करो कि 3 पॉइंट्स कम से कम आप लिखा करो, 3 पॉइंट्स, बुक वगैरह में 3 ही दिया रहता है। अब एक्स की एक और वैल्यू मैं चाहता हूं आप लोग बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की कि यहाँ पर फ्रैक्शन या डेसिमल में ना है। चलिए बताइए एक्स की और ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसको यहाँ पर रखने पर, सॉल्व करने पर वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, मतलब पूरा पूरा कट जाए 3 से। बोलो बोलो। 6, तो 6 2 जा 12, और 4 - 12 करोगे, 4 - 12 करोगे तो क्या आएगा, -8। तब फिर जल्दी बोलो, और कोई बोलो। चलो अच्छा एक और हम बता दे रहे हैं, एक और लास्ट वाला आप बताइएगा। मैं यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ -1। क्या ले रहा हूँ, -1। -1 ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए एक्स की वैल्यू जब -1 लूंगा तो 2 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है, तो 6, और 6/3 यानी कि 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2, और -1, 2 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये 2 पॉइंट्स बनाए, बस एक बचा हुआ उसको आप लोग बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू ले, तो इसी तरह की कुछ वैल्यू मिले जिनको ग्राफ पे आसानी से प्लॉट कर सकते। बहुत सारी वैल्यू, देखो सोल्यूशन तो इनफाइनाइटली में नहीं, तो ऐसा। हाँ बोलो बोलो, सही बोलो, क्या क्या बोल रही है बच्ची, माइनस -9 लोगी, 9 2 जा 18, 18 + 4 22, और 22/3 नहीं कटेगा, तो 9 नहीं ले सकते। किसी ने बोला 2, 2 तो मैं ले ही चुका हूँ, -2 लोगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी किसी ने बोला -8, तो 8 2 जा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 + 4 20 हो जाएगा। तो -8 ना लेकर अगर आप प्लस में 8 लो, क्या ले लो, 8 प्लस में ले लो, तो जरा देखो क्या होगा, 2 8 जा 16, अब 4 - 16 करोगे, 4 - 16 करोगे बच्चों तो -12 आएगा, और अपॉन अपॉन में 3 है, तो 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा -4। अब देखिए इन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, अगर ग्राफ में इन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा ना। अगर अभी यही चीज आता कि आप अगर एक्स की वैल्यू अपने मनचाहे तरीके से कुछ भी ले लेते, और वैल्यू कुछ वाई की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाती 20/3, 17/3, 19/3, तो इनको ग्राफ पे बच्चों रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता कि नहीं इनके कंपैरिजन में। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिसकी वैल्यू हम अपने, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम अपने से लेते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और वो वैल्यू रखने पर जिस वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा y ही एलएचएस में आप रखो, आपके अगर मन कर रहा है x रखने का तो आप x भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का, कि आप करिए क्या, एक वेरिएबल को एलएचएस में रखिए, बाकी सारे टर्म को इक्वेशन के आप आरएचएस में भेज दीजिए, फिर आप जो आरएचएस में जो वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल की वैल्यू आप अपने से ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करिए जिसको सिंप्लीफाई करने पर अदर वेरिएबल, जैसे यहाँ पर y है अदर वेरिएबल, उसकी वैल्यू उस फॉर्म में आए जिसको हम ग्राफ में इजिली प्लॉट कर सके। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बच्चों काम आपको करना है, सोल्यूशन भी निकालने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इन सोल्यूशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले भी सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप ऐसा माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाकर चलिए। ठीक है, तो बस अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जितना हमने बता दिया, आपकी 2 या 3 एक्सरसाइज टोटली इसी पर बेस्ड है, बेसिक्स पे ही। तो पहले एक्सरसाइज 4.1 से ही स्टार्ट करते हैं।
बुक आज हमारे पास है तो दिक्कत नहीं होगी अब आपके लिए। एक्सरसाइज 4.1। अब उसका रीजन, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन, रीजन क्या है? नहीं नहीं, चलो ठीक है, अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वाले बारे में। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द कॉस्ट ऑफ द पेन। यानी अगर हम पेन की कॉस्ट को, लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन इक्वल्स टू एक्स रुपीज। अगर हम पेन की कॉस्ट को एक्स रुपीज मान लें और नोटबुक की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक वाई मान लें, क्योंकि टू वेरिएबल है इसलिए हम मान रहे हैं, नोटबुक को वाई मान ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज वाई रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो यानी अगर हम पेन की, हाँ, तो यानी y इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ है कि नहीं? तो बोला क्या जा रहा है, आपको करना क्या है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो बस हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दिया। इसको आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो y को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो गया कि नहीं? तो पहले क्वेश्चन बस इतना ही करना था, आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ था और बोला जा रहा था कि इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे अभी हम इनकम वाला कर रहे थे कि 2 पर्सन की इनकम का सम 50,000 रुपए है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000। उसी तरह से यहाँ पर भी था कि पेन की कॉस्ट एक्स हमने मान लिया, नोटबुक की कॉस्ट वाई मान लिया, और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है। तो जिस वजह से y इक्वल्स टू 2x हुआ और y को हमने इधर भेज दिया, तो 2x माइनस वाई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भाई, आप x किसको मान रहे हो, y किसको मान रहे हो, जब यहाँ पर आपने लिख दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। फिर वो हो जाएगा 2y माइनस, फिर वो हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 0। ओके, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 एंड इंडिकेट द वेरिएबल्स a b c। अब जैसे बोला जा रहा है कि पहले आप ax, यानी मैंने पहले बता दिया था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। ये है 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 9.35 और बार लगा हुआ है 5 पे। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस थ्री वाई माइनस 9.355 फाइव के ऊपर बार ऊपर 0 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बच्चों, कैसे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब बच्चों आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको एबीसी की वैल्यू निकालना है। जब आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए की वैल्यू मिलेगी 2, बी की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.355 के ऊपर बार। यही काम बच्चों आपको यहाँ पर करना था। क्या आपको इस तरह का दिया जाएगा, पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, देन आपको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। 5 इक्वल्स टू 2x, ये है लास्ट क्वेश्चन, 8th। अब आप लोग बताइए
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और एबीसी की वैल्यू। हाँ हाँ ठीक है। यानी आपने इसको ऐसे लिखा 5 - 2x बराबर 0, ऐसे लिखा ना। तो क्योंकि y वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए b की वैल्यू 0, c की जगह पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है, और a होता है x का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू आपने बोल दिया -2, सही। अच्छा, आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये इन्होंने लिखा क्या, इन्होंने 2x को इधर भेजा। जैसे अगर हमको करना होता तो हम 5 को इधर भेज, गलत नहीं, ये भी सही है। हम हमको करना होता हम 5 को इधर भेजते, हम लिखते 2x - 5 = 0। क्यों हम ऐसा करते? क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल वाले टर्म को पहले लिखना चाहिए और कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 2x वाला टर्म पहले होना चाहिए और 5 बाद में। ऐसा गलत नहीं है, ये भी सही है। बुक में आंसर चाहे जो भी थे उससे मतलब नहीं है, सही ये भी है। लेकिन मतलब लिखने का मैं ढंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 2x + 0y - 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, क्योंकि यहाँ पर y वाला टर्म है ही नहीं, यानी b जो है हमारा 0 है कहीं ना कहीं, तभी तो ये नहीं है y वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 2x + 0y - 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कंपेयर करोगे, तो 2b = 0, c = -5। तो देखो ये भी टोटली करेक्ट है और ये भी टोटली करेक्ट। बस हम लिखने का तरीका आपको देख बता रहे हैं कि पहले हम वेरिएबल वाले टर्म को लिखते हैं, देन हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। यहाँ पे जैसे किया ना, कांस्टेंट टर्म से पहले शुरुआत की, इस वजह से हमने कहा कि हम होते तो हम ऐसे। बट गलत नहीं है, सही ये भी है, सही ये भी। ओके, तो 4.1 बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है, और दूसरे में 7-8 क्वेश्चन है, और 7-8 क्वेश्चन जो सेकंड वाले में सब यही वाले हैं। मतलब आपको ऐसे इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो और फिर एबीसी की वैल्यू निकालो, हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, 4.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जैसे पहला ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। फॉर y = 3x + 5 बोला जा रहा है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। y = 3x + 5, इसके कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों, आप लोग बताइए। बस, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर एक इक्वेशन है और वो दो वेरिएबल की है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर इक्वेशन लीनियर है और एक ही वेरिएबल होता बच्चों, अगर इक्वेशन लीनियर है और एक ही वेरिएबल होता, तो उसके एक सोल्यूशन, जैसे अभी यही चीज केवल इतना लिखा होता, x + 5 = 0, तो इसके कितने सोल्यूशन हो, इसके इनफाइनाइटली मेनी नहीं होते, इसके केवल यूनिक सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन होता। वो क्या होता, x = -5। लेकिन अगर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो बच्चों इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, राइट। ओके, अब आगे बोला जाए राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच। सभी के 4 सोल्यूशन लिखने हैं, तो मैं सेकंड वाला चलिए देखता हूँ। πx + y = ये सेकंड इक्वेशन, और बोला जा रहा है इसके 4 सोल्यूशन लिखिए। तो 4 सोल्यूशन लिखना है तो आप करिए क्या, इसको y = 9 - πx ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो बस आपको, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो। यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ पे हमने y लिख दिया। 4 सोल्यूशन इस बार, इसलिए हमने 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, यानी x की वैल्यू कुछ भी ले लो। जैसे अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो, तो y की वैल्यू 9 आएगी कि नहीं। अगर आप x की वैल्यू 1 ले लो, तो y की वैल्यू आएगी 9 - π। देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लॉट नहीं करना, मतलब इसको ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट करना, इसलिए आप इसको ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 ले ले, तो ये आ जाएगा 9 - 2 π। यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले ले, तो ये आ जाएगा 9 - 3 π। अब आप बच्चों यहाँ पे कभी भी आंसर ना मैच कराइएगा,
क्यों? क्योंकि अगर आप आंसर मैच कराओगे, आपको पता है सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी। हो सकता है हमने 0 1 2 3 लिया हुआ है और ऑप्शन में जो आपके बुक में आंसर दिया उसको कुछ और एक्स की वैल्यू ले सकता है, आप कुछ और ले सकते हो। तो जो आप एक्स की वैल्यू, हाँ बिल्कुल नहीं, वही तो मैं बोला भाई, इनफाइनाइटली मैनी का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने जब बोल दिया इस एक्स की वैल्यू लेने के लिए आप टोटली फ्री हो, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो अपने अब हमें प्लॉट करना नहीं है, उस हिसाब से हमने इसलिए जब हमें इसको प्लॉट नहीं करना, मतलब जब इसको हमें ग्राफ में नहीं दिखाना है तो हमारे लिए कोई भी वैल्यू लेना बहुत दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसी को ग्राफ में दिखाना होता तो हम एक्स की वैल्यू लेने में थोड़ा सोचते। क्यों सोचते? क्योंकि ऐसी वैल्यू हम एक्स की लेते कि उसको वाई की वैल्यू ऐसी आए जिसको हम ग्राफ में आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। अभी यही जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको ग्राफ में क्या हम आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? कभी कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो हम एक्स की वैल्यू उस हिसाब से लेते। जैसे अभी आपने कहा कि सर हमने एक्स की वैल्यू 7 ली, बिल्कुल, तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ 9 - 22/7 एक्स, वाई की वैल्यू ये है। अब आप एक्स की वैल्यू 7 लोगे, 7 से 7 कट जाएगा, 9 - 22 करोगे तो -13 आ जाएगा, जो कि आप ग्राफ में आसानी से रिप्रेजेंट कर पा सकते हो। तो क्योंकि हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना था, इसलिए हमने हम फ्री थे, कोई भी चार वैल्यू ले सकते थे। इसी तरह से और भी इक्वेशन है, जैसे है एक्स इक्वल्स टू 4y। क्या है? एक्स इक्वल्स टू 4y। अब बोला जा रहा है इसके भी 4 सोल्यूशन लिखिए, तो इसके लिए पहले क्या लिखोगे इसको आप? वाई इक्वल, चलो ठीक है लिखा रहने दो, एक्स इक्वल। अब देखो, चार वैल्यू चाहिए, चार वैल्यू चाहिए, एक्स है ये वाई है। जैसे आपने कहा कि सर एक्स की वैल्यू हम जीरो ले लें, वाई देखो यहाँ पर आप वाई की वैल्यू सेलेक्ट करो क्योंकि इधर वाई है, तो वाई की वैल्यू जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। वाई की वैल्यू वन लोगे तो एक्स वैल्यू फोर आ जाएगी। वाई की वैल्यू टू लोगे तो एक्स वैल्यू एट आ जाएगी। और वाई की वैल्यू थ्री लोगे तो एक्स वैल्यू 12 आ जाएगी। हो जाएगा कि नहीं ये चीज? बस। अब यहाँ पर ये बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वाई, एक्स नहीं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई। और डिपेंडेंट कौन है? एक्स। इसलिए यहाँ पर हम पहले वाई की वैल्यू रख रहे हैं, तब जाकर एक्स की वैल्यू हमें आ रही है। ठीक है? तो देखिए आप लोग करिएगा क्या, 4.1 और 4.2 लगाइएगा, और इसके बाद हम लोग कल क्लास में 4.3 से डिस्कस करेंगे।